नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक बिल्कुल अलग तरह की किताब के साथ आया हूं। ये किताब आपको आकर्षित भी करती है, कभी-कभी दूर भी करना चाहती है, लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे इसके जादू में जैसे धंसते चले जाते हैं। एक महल, एक जादुई सा महल, एक बर्फ महल आपको अपनी ओर खींचता सा मालूम होता है। ये किताब असल में थार्य वेसोस हैं। ये नॉर्वे के लेखक हैं। उनकी किताब है बर्फ महल। बर्फ महल। थार्य वेसोस 1897 में पैदा हुए थे और 1970 में उनका देहांत हो गया। वो उत्तरी यूरोप के सबसे बड़े उपन्यासकारों में माने जाते हैं। इस किताब का जो अनुवाद है वो नीलाक्षी सिंह ने किया है। अगर आप नीलाक्षी सिंह को पढ़ते रहे हैं तो आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने इस किताब का अनुवाद के लिए चयन क्यों किया। नीलाक्षी खुद बहुत संजीदा, बहुत गहन किस्म की कथाकार हैं और वो भाषा को बिल्कुल जैसे चाकू या ब्लेड या उससे भी बारीक किसी उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हुए मन के, दुनिया के सबके रेशे रेशे छील देती हैं। वो बिल्कुल भीतर तक उतर आती हैं और एक जो अदृश्य सा संसार हमारे भीतर होता है उसको वो प्रकट कर देती हैं। बर्फ महल जो किताब है ये शायद उनकी इसी प्रकृति का उपन्यास है। बहुत मोटा उपन्यास नहीं है। करीब 150 पृष्ठों का नहीं, 208 पृष्ठों का उपन्यास है। तो ये उपन्यास लेकिन अपनी गहनता में, अपनी गहनता में मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आपको अपने साथ लिए चलता है। कहानी में एक रोमांच भी है, एक उत्सुकता भी है। एक लड़की है सिस, 11 साल की। उसको स्कूल में मिलती है एक दोस्त वो उसी के आसपास जाहिर है हम उम्र है। दोनों के स्वभाव एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के घर आना जाना करती हैं और उसके कुछ दिन बाद उन गायब हो जाती है। उन पता चलता है स्कूल नहीं आ रही है। उन कटी रहती है। सिस का पूरा परिवार है। सिस लौट रही है कहीं से पहले दृश्य में, लेकिन और उसके बाद उनकी तलाश में सब लोग लग जाते हैं। पूरा इलाका, पूरा कस्बा उसको खोजने में लग जाता है। एक बर्फ का महल है। सबको लगता है कि उन उधर गई होगी, वहां की तलाश होती है। इसी तलाश के बीच मोटे तौर पे उपन्यास है। इसमें सिस की के माँ पिता, उनकी मौसी और कई किरदार हैं, कई बच्चे भी किरदार हैं। लेकिन असली बात जो है इस तलाश के भीतर, उस बर्फ महल के भीतर एक ऐसे सम्मोहन का सृजन करने की है जो संभव तो भाषा से होता है। भाषा के सवाल पे मैं फिर लौटूंगा, लेकिन जादू उसका मन के किसी कोने में घटित होता है। मैं जब इसको पढ़ रहा था तब भी, और अब जब मैं इसको, क्योंकि इसको पढ़े मुझे करीब 1-1.5 साल से तो ऊपर हो गया, तो मैं जब इसको पलट रहा था तब भी सबसे पहली चीज थी, मुझे लगा कि कितनी मौलिकता के साथ इसका अनुवाद किया गया है। इसकी भाषा कितनी सहज, सरल और संप्रेषणीय है। जैसे मैं इसकी शुरुआत में ही एक हिस्सा इसका पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको इसका कुछ आस्वाद मिले। एक युवा ललाट जो श्वेत शफाक साये से रोशन था, दरअसल अंधेरे से उपजी ऊब से जूझ रहा था। वह 11 साल की बच्ची थी, सिस। वह सिर्फ दोपहर का वक्त ही था, पर अंधेरे का साम्राज्य तो जाने कब से था। शरद ऋतु के उत्तरार्ध की एक कंपकपाई सी ठंड। सितारे थे लेकिन चांद खामोश, और तो और रोशनी की थाह देने के लिए बर्फ तक गैर मौजूद। इसलिए सितारों की हाजिरी के बावजूद अंधेरा गहन था।
एक बहुरूपिया जंगल था और मौत का सन्नाटा भी, हर उस चीज के साथ जो उस पल में जीवित होने का दावा करते हुए कांपते जाना जारी रख सकती थी। इस पैरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस उपन्यास की भाषा क्या होगी, कितनी तिलिस्मी होगी। सिर्फ चलती जा रही है और ठंड लगातार है, उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करती जा रही है। एक शोर है चारों तरफ जिसके बीच वो चुपचाप चल रही है। एक रहस्यमय सी शुरुआत, एक रहस्यमय शब्द को मैं रहस्यवादी से बदलना चाहूंगा, थोड़ा पोएटिक शब्द है। एक छायावादी रहस्यवादी किस्म की शुरुआत, वो उन से मिलने जा रही थी और अंधेरा बहुत जल्दी उतर आया था और उसको लग रहा था कि वो अंधेरा सोने के समय तक घर लौट सकती है। वो लौटती भी है घर, लेकिन लौटते हुए जो कुछ होता है वो एक अजब तरह का अनुभव है। उसके बाद स्कूल का अनुभव और उसके बाद उनकी गुमशुदगी, फिर उसकी तलाश का। असल में ये किस चीज की तलाश है, कौन सी चीज इस उपन्यास में मुझे लगातार घेरती रही? क्या एक गुमशुदा लड़की के खो जाने का और उसके बाद उसके पा लेने की उत्सुकता का थ्रिल? शायद मुझे शुरू में अंदाजा हो गया था कि उपन्यास इतना सरल नहीं है। वो आपको एक गुमशुदा लड़की की तलाश के बारे में नहीं बताता है, वो शायद हमारे जीवन के गुमशुदा होते संबंधों के बारे में, एक दूसरे को समझ पाने की में अपनी जो नाकामी होती है, जो अधूरापन हमारा होता है, जो एक अप्राप्य सम्मोहन होता है, उन सबके प्रति एक चेतना जगाता हुआ उपन्यास है। ऐसे उपन्यास में भाषा की बड़ी अहम भूमिका होती है। इस उपन्यास में भी है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट ढंग से कई बार कहना चाहता हूं, कह नहीं पाता हूं। देखिए, भाषा शब्दों का खेल नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बहुत चमकीले शब्द चुन के आप एक चमकती हुई भाषा, एक रूपक जड़ी भाषा खड़ी कर सकते हैं। वो एक नकली कृत्रिम भाषा होती है। उसको समझ में आ जाता है पढ़ते हुए कि वो आपके भीतर नहीं उतरती है। असली भाषा वो होती है जो आपके भीतर की मुठभेड़ से हासिल होती है। जब आप अपने भीतर के अंतर्द्वंद से लड़ते हुए उसको परिभाषित करने की कोशिश में, अपने अंधेरों के लिए किसी रूपक की तलाश करते हुए, अपने उजालों के लिए किसी बिंब की तलाश करते हुए, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा वृत्तांत निकाल लाते हैं जो अचानक किसी को छू जाता है, अचानक उसकी सम्मोहक दुनिया में कोई दाखिल होना चाहता है, तब असल में भाषा अपना काम करती है। और ये भाषा इस पूरे उपन्यास में छाई हुई है। कहीं से, जहां से मैं उठा लेना चाहता हूं, कहीं भी, जैसे बर्फ महल में सिस पहुंची हुई है, वहां कई लोग, एक तिलिस्मी दरवाजा है। इसको मैं जादुई यथार्थवाद के उदाहरण की तरह देखने की इच्छा रखते हुए भी उतनी ही प्रबल इच्छा इससे उसको अलग करके देखने की होती है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। बर्फ में कुछ तो था, पहले उसका कोई स्वरूप नहीं था, पर जिस घड़ी उसके मुंह से चीख निकली, उसने आकार लेना शुरू कर दिया और फिर वह बर्फ से बनी आंख की तरह चमकने लगा। उसके मुकाबले में था वह, उसके ख्यालों पर पूर्ण विराम लगाता हुआ। वह निश्चय ही एक आंख थी, एक भव्य आंख। वह उसकी तरफ देखते हुए चौड़ी और चौड़ी होती चली जा रही थी। बर्फ के बीचों बीच प्रकाश से भरी, उसकी वजह से ही वह एक बारगी चीखी थी। और जब उसने दोबारे से उसे देखा तो वह उतनी खौफनाक नहीं बची थी। उसके विचार अब भी सादे थे। ठंड ने उसे थोड़ा थोड़ा कुतर दिया था। बर्फ में उगी आंख बड़ी थी और पलके झपकाए उसे देखती जा रही थी। पर डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सहज महज इतना भर सोचा कि तुम क्या खोज रही हो? मैं यहां तो हूं।
फिर अबूझ रूप से एक पहचाना ख्याल उसके पास आया जो वैसे मौकों के लिए ही बना था। मैंने कुछ भी नहीं किया। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये उपन्यास रिश्तों के बारे में, कुछ अनकही दास्तानों के बारे में और अंततः एक ऐसी सम्मोहक दुनिया के बारे में है जहां हम जाना चाहते हैं, जहां जाकर अपने वजूद को नई निगाह से देखना चाहते हैं, जहां जैसे खो देना ही खुद को सार्थक होना लगने लगता है। जैसे लगता है कि मृत्यु और जीवन की रेखा जहां मिट जाती है। लेकिन इससे ज्यादा इस छोटी सी टिप्पणी में महल गिर रहा है। जिस बर्फ महल में सब जा रहे हैं वो महल गिर रहा है और गिरते हुए उसका क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात, कैसे चीजें विगत हो जाती हैं, कैसे मौसम छटता हुआ बदलता हुआ एक नया संसार, एक नई संवेदना लेकर आता है। ये सब कुछ मैं शायद इस उपन्यास को, जिसमें असल में इतनी बारीकी, इतनी सूक्ष्मता है कि इसकी एक एक पंक्ति बार बार पढ़े जाने की, इसका एक एक हिस्सा बार बार पढ़े जाने की इच्छा जगाता है, जरूरत पैदा करता है। ये उपन्यास आप पढ़ेंगे तो निराश नहीं होंगे। हालांकि ऐसी कोई गारंटी देने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि पाठक हर तरह के होते हैं और कई बार मैंने पाया है कि जब आप बहुत अपेक्षा के साथ किसी किताब में, किसी कृति में, किसी फिल्म में दाखिल होते हैं तो आप पाते हैं कि अरे, इसमें तो वो बात नहीं है जो मैं सोच रहा था, क्योंकि आप सोच पहले से रहे थे कि आपको क्या मिलेगा। आप बिल्कुल निहत्थे, बिना किसी इच्छा के, एक बिना किसी पूर्वग्रह के जाते हैं किताब तक। हो सकता है तब भी आपको निराशा मिले, लेकिन तब निश्चय ही आपके पास वो नई आंख होगी जो किसी कृति को थोड़े स्वागत के साथ देखने को तैयार होगी। तो बर्फ महल ये सेतु प्रकाशन से आई किताब है और नीलाक्षी सिंह जो बड़ी समर्थ गद्यकार हैं, उन्होंने इस उपन्यास में कई शब्द जैसे गढ़ दिए हैं। इसमें देसी बोली बानी का भी इस्तेमाल है, उर्दू शब्दों की भी खूब जगह है और बिल्कुल अनगढ़ नई तरह के हिंदी शब्दों की, जिनको कभी मैं किसी चर्चा में लाऊंगा, क्योंकि तत्काल तो मुझे वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा उपन्यास है जो आपको समृद्ध करेगा। शुक्रिया।